तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स के बारे में। और सेल जंक्शंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसे इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इनका मेन काम क्या होगा, सेल को एडहेयर करना या किसी स्ट्रक्चर से जोड़ना। अब वो दूसरी सेल भी हो सकती है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो कैम्स इनको शॉर्ट में ही अब बोलेंगे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को। दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू ईच अदर एंड टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ECM फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज में बिलोंग करती हैं। पहला तो वो कैटेगरी जो सेल से सेल को जोड़ती है, तो उसको सेल सेल एडेशन मॉलिक्यूल कह दिया। दूसरी कैटेगरी है सेल मैट्रिक्स एडेशन मॉलिक्यूल, यानी जो एक सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच करेगी। तो ये दो कैटेगरीज हो गई इन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, जिनको हम सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। अब मेन चीज़ ये हमको जानना है यहाँ पे कि कितने टाइप के सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहला इसमें है, मोस्ट प्रिवेलेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है अक्सर, कैडहेरिन या कैल्शियम एडहेरिन। तो कैल्शियम एडहेरिंग का मतलब ये हो गया कि इसको अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिकली किस टाइप को बिलोंग करता है, सेल सेल एडेशन मॉलिक्यूल, यानी एक सेल से दूसरे सेल को ये अटैच करने का काम करता है। सेल मैट्रिक्स नहीं है, ये सेल सेल है। और ये किस तरह की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है कैडहेरिन, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो सिंगल पास और मल्टी पास, इसका कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो जान ले। जैसे ये मेम्ब्रेन है, दिस इज ए मेम्ब्रेन। तो अगर कोई प्रोटीन जो है वो सिर्फ एक बार इसको क्रॉस कर रही है तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगल पास। तो अगर प्रोटीन सिर्फ एक बार पास हो रही है क्रॉस द मेम्ब्रेन तो दिस विल बी कॉल्ड एज सिंगल पास। और अगर कई बार पास हो रही है लाइक दिस 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 दिस, तो ये हो जाएगी मल्टी पास। तो ये कैसी है, ये सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है कैडहेरिन प्रोटीन, 700 से 750 अमीनो एसिड रेसिड्यूज से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये कैसे प्रेजेंट होती है, डाइमर या ओलिगोमर के फॉर्म में। तो कहने का मतलब कि अगर ये सिंगल पास है तो एक और इसके बगल में होगी कैडहेरिन। और जनरली जो इसका जो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है वो अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इस तरह से डाइमर फॉर्म करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर जो पार्ट है इसका कैडहेरिन का, वो काफ़ी बड़ा होता है और वो फोल्ड होके 5 एक्स्ट्रा सेलुलर कैडहेरिन डोमेन्स बनाता है, जिसको हम EC डोमेन कह रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। तो ये अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट इस तरह से कर दें तो ये डोमेन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर वाला है, तो ये काफ़ी बड़ा है, लार्ज है। और इसी पूरे इलाके में एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में हमको 5 EC डोमेन्स मिलेंगे या एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स मिलेंगे। और हर एक डोमेन जो है वो लगभग 100 एमिनो एसिड रेसिड्यू का बना होगा। अभी नीचे हम डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। एक बार कोई डायग्राम हम आपको दिखा ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये डायग्राम है, इसमें देखिए ये कैडहेरिन मॉलिक्यूल का डायग्राम है। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये हो गई हमारी मेम्ब्रेन और लिपिड बाइलेयर हो गई। ये एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में ही ये EC डोमेन हमको दिख रहा है। EC 1 2 3 4 5, 5 डोमेन्स इसने बनाए। और हर एक
या ऐसे कहें दो डोमेन्स के बीच वाला जो हिस्सा होता है वो एक्चुअली में कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। तो यहाँ पे आके कैल्शियम अटैच हो जाता है, यहाँ अटैच होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। तो इन डोमेन्स के बीच की जो साइट होती है दैट इज़ कैल्शियम बाइंडिंग साइट। नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो सी टर्मिनस होता है। अभी हमने ऊपर बताया कि इसी तरह का एक मॉलिक्यूल और होगा तो दोनों के सी टर्मिनस के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा जिससे डाइमर का फॉर्मेशन होगा। और अगर दो से ज़्यादा यूनिट्स हैं या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं कैडरिन के तो ऑलिगोमर तैयार हो जाएगा। तो ये सी टर्मिनस हो गया और एन टर्मिनस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है। तो वापस से आते हैं हम डिस्कशन पे। तो ये पॉइंट हमने पहले ही बता दिया, कैल्शियम बाइंडिंग, और आपने डायग्राम में देख भी लिया। तो इसका काम क्या होता है, सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल की तरह ऐड करना। तो सेल्स को एक साथ ये कैसे रखता है, बाय होमोफिलिक इंटरैक्शंस। होमोफिलिक इंटरैक्शंस का मतलब क्या हो गया कि एक सेल में जो मॉलिक्यूल होगा वही दूसरे सेल में भी मॉलिक्यूल होगा और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि किसी एक सेल में अगर कैडहेरिन है, ये यहाँ से कैडहेरिन अगर निकल रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरी सेल से भी कैडहेरिन ही निकलना है और ये इस तरह से आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मतलब टेम्परेरी इंटरेक्शन कर लेंगे ताकि ये दोनों सेल्स एक साथ इकट्ठा रहें। अब इतना गैप तो नहीं होता है, ये तो हमने बस समझाने के लिए बताया आपको। इसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन की अगर हम बात करें, जो हमने दिखाया भी आपको 5 डोमेन है उसमें, EC 1 2 3 4 5, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ही इस होमोफिलिक सेल सेल एडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो आप समझ सकते हैं, सेल के बाहर वाला जो डोमेन है एक्स्ट्रा सेलुलर वही तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये जो होमोफिलिक, होमो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैडहेरिन से कैडहेरिन जुड़ेगा। कैडहेरिन से कोई और मॉलिक्यूल अगर जुड़ रहा होता दूसरे सेल का तो फिर हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन हो जाता। वो अभी होगा, वो हेटेरोफिलिक भी होगा, आगे देखेंगे दूसरे मॉलिक्यूल में। इसकी जो साइटोप्लाज्मिक टेल होती है, ये नीचे देखिए ये वाला सी टर्मिनस वाला हिस्सा, इसको हम यहाँ पे अगर लिख भी दें, व्हाट इज दिस, दिस इज टेल, और ये साइटोसॉल में प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्मिक टेल हो गई है। तो साइटोप्लाज्मिक टेल बेसिकली सभी क्लासिकल एडहेरेंस में, अब अभी हम ये देखेंगे कैडहेरेंस के टाइप्स भी होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। तो जितने भी क्लासिकल कैडहेरेंस हैं उनमें ये साइटोप्लाज्मिक टेल प्रेजेंट होगी और कुछ नॉन क्लासिकल कैडहेरेंस में भी साइटोप्लाज्मिक टेल प्रेजेंट होती है। मेजॉरिटी ऑफ नॉन क्लासिकल कैडहेरेंस में साइटोप्लाज्मिक टेल एब्सेंट होती है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक टेल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, दे इंटरैक्ट विथ साइटोस्केलेटन। अब चूंकि साइटोप्लाज्म में है ये टेल और साइटोप्लाज्म में ही साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होगा, तो वो साइटोस्केलेटन जो है वो एक्टिन भी हो सकता है या इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसको IF लिख दिया हमने। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है जिससे कैडहेरिन की साइटोप्लाज्मिक टेल इंटरैक्ट करेगी। इंटरैक्शन के लिए भी कई तरीके की एडाप्टर प्रोटीन्स चाहिए। ये जो साइटोप्लाज्मिक टेल है ये डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करेगी इन साइटोस्केलेटल एलिमेंट से। उस इंटरैक्शन के लिए कई तरीके की इंट्रासेलुलर एंकर या एडाप्टर प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, इन्हीं के माध्यम से इंटरैक्शन होगा। जैसे कि बीटा कैटेनिन हो गई, अल्फा कैटेनिन, या मेनली हम कैटेनिन कह सकते हैं इसको, ये तो टाइप्स हो गया। फिर विनकुलिन है, प्लेकोग्लोबिन है, ये एडाप्टर प्रोटीन्स हैं जिनका काम है साइटोप्लाज्मिक टेल ऑफ द कैडहेरिन मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन साइटोसॉल में पाए जाने वाले एक्टिन या इंटरमीडिएट फिलामेंट से इंटरैक्ट करवाना। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, उसमें सेम वही चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई, तो यू मस्ट गो थ्रू दिस डिस्क्रिप्शन एज वेल। फिर आते हैं नीचे हम लोग। तो जैसा हमने अभी बताया आपको कि जो कैडहेरिन सुपर फैमिली है इसको हम फिर से क्लासिफाई करते हैं क्लासिकल कैडहेरिन्स में और नॉन क्लासिकल कैडहेरिन्स में।
तो डिफरेंस क्या है क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कैडरिन में? बेसिकली डिफरेंस ये है कि क्लासिकल कैडरिन में सी टर्मिनल डोमेन मौजूद रहेगा ही रहेगा, हमने ऊपर लिखा कि ऑल क्लासिकल कैडरिन्स हैव दिस सी टर्मिनल, लेकिन नॉन क्लासिकल में ऐसा जरूरी नहीं है। तो दिस लैक कैटेनिन बाइंडिंग मोटिव, कैटेनिन हमने आपको बताया ऊपर, अल्फा और बीटा कैटेनिन बताया, तो इनका काम क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक टेल से एसोसिएट होकर एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट से इंटरेक्शन कराना कैडरिन का। तो जब साइटोप्लाज्मिक टेल ही नहीं होगी तो ये बीटा कैटेनिन या अल्फा कैटेनिन या ये दोनों भी कैसे बाइंड कर पाएंगे? तो इसीलिए जो नॉन क्लासिकल कैडरिन्स होते हैं इसमें कैटेनिन बाइंडिंग मोटिव एब्सेंट होता है। तो ये हो गया इनमें बेसिक डिफरेंस। अब टाइप्स, अब इसमें भी सब टाइप्स होते हैं। जैसे क्लासिकल कैडरिन की बात करें तो दो सब टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ई कैडरिन हो गया, ई स्टैंड्स फॉर एपिथेलियल, एन कैडरिन हो गया, एन स्टैंड्स फॉर न्यूरल एंड आर फॉर रेटिना। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द टिश्यू ये कैडरिन्स जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं। देयर इज मॉडिफिकेशन और देयर इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कैडरिन, स्लाइट चेंज ही होता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हर टिश्यू में उतना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन का लेवल बराबर नहीं रहता है। इनका काम है सेल्स को आपस में जोड़े रखना, तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है वहाँ इन कैडरिन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेरी करता रहता है। तो उसी के हिसाब से ये एग्जांपल्स हो गए हमारे पास। देन वी हैव टाइप 2 क्लासिकल कैडरिन, तो ये हो गया वीई कैडरिन यानी कि वैस्कुलर एंडोथीलियल। वैस्कुलर एंडोथीलियल आपको समझ में आ रहा होगा, ब्लड वेसल्स जो होती हैं इसकी लाइनिंग बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियल सेल्स, क्योंकि लाइनिंग को एंडोथीलियम कहते हैं। तो ये वैस्कुलर एंडोथीलियल कैडरिन्स यहाँ पे पाई जाती हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी हम आगे देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन फिर भी बता दें आपको कि ब्लड का मूवमेंट और स्पेशली डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट भी इसी कैपिलरी के थ्रू होगा। तो डब्ल्यूबीसीज जो है वो चूँकि संख्या उनकी उतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू आरबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो ग्लाइड करते हुए, जैसे डब्ल्यूबीसी को अगर हम, डब्ल्यूबीसीज इस तरह से सरफेस से चिपक के चलती हैं और जहां इनको मौका मिलता है ये सरफेस से मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकल के टिश्यू में पहुंच जाती हैं। इसको आपको मालूम होगा, इसको हम लोग डायपिडेसिस कहते हैं। तो इस डायपिडेसिस के, व्हाट इज दिस, दिस इज डब्ल्यूबीसी। तो इस डायपिडेसिस के प्रोसेस में भी इन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अभी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग अभी आगे देखेंगे फिर से। नॉन क्लासिकल कैडरिन्स में हमारे पास तीन टाइप्स हैं। डेस्मोसोमल कैडरिन यानी कि डेस्मोसोम बनाने में काम आते हैं। एटिपिकल कैडरिन, इसका मतलब कि कोई विशेष जगह नहीं है इसकी, ये लार्जर टिश्यूज़ में या ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट। और वी हैव दिस प्रोटो कैडरिन। तो डेस्मोसोमल कैडरिन में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, डेस्मोकॉलिन, डेस्मोग्लीन, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी जब हमने डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर देखा था। एटिपिकल कैडरिन में भी दो एग्जांपल्स हमारे पास, टी कैडरिन और एलाई कैडरिन। तो एलाई स्टैंड्स फॉर लीवर एंड इंटेस्टाइन, तो एटिपिकल हैं, ये लीवर में भी पाए जाएंगे, इंटेस्टाइन में भी पाए जाएंगे। टी कैडरिन का मतलब क्या हो गया, टी स्टैंड्स फॉर ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड का मतलब कि किसी चीज को काट छाट के छोटा कर देना, ट्रंकेट कर देना। तो ये ट्रंकेटेड क्यों कहला रहे हैं? बेसिकली टी कैडरिन्स जो होते हैं वो जीपीआई एंकर्ड कैडरिन्स होते हैं, जी प्रोटीन लिंक कैडरिन्स होते हैं। जी प्रोटीन आपको मालूम है मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती है, लेकिन इन टी कैडरिन्स में ट्रांस मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन पाया जाएगा। तो इसी वजह से इसको ट्रंकेटेड या टी कैडरिन कहते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक को काट छाट के हटा दिया गया तो ट्रंकेटेड हो गया। प्रोटो कैडरिन की अगर हम बात करें तो ये तीन टाइप्स के हैं। फिर
PCDH स्टैंड फॉर प्रोटोकैडहेरिन, नथिंग एल्स, बहुत कोई इतना भयानक नाम नहीं है। तो प्रोटोकैडहेरिन को शॉर्ट में PCDH कह दिया। तो अल्फा, बीटा और गामा 3 टाइप के हो गए। कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं ये प्रोटोकैडहेरिन? नर्वस सिस्टम में एक्सप्रेस होते हैं। और जितने कैडहेरिन सुपर फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट यही होते हैं, यानी कि दे कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ कैडहेरिन सुपर फैमिली। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप के कैडहेरिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कैडहेरिन सुपर फैमिली में, तो प्रोटो कैडहेरिन आपका एग्जाम्पल उसमें होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन कैडहेरिन्स का, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल में। अब आते हैं हम दूसरे टाइप के सेल एडेशन मॉलिक्यूल पे, विच इज नोन एज सेलेक्टिन। तो सेलेक्टिन भी क्या करता है? सेल सेल एडेशन ही करता है, जैसे कि कैडहेरिन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हेटेरोफिलिक बाइंडिंग होती है, जबकि कैडहेरिन में होमोफिलिक बाइंडिंग हो रही थी। तो हेटेरोफिलिक का मतलब क्या हो गया कि किसी एक सेल पे जो मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा बगल वाली सेल के। तो सिंपली अगर यहाँ पे हम इसको डिनोट करें लाइक दिस, एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई, तो यहाँ पे अगर सपोज करिए सेलेक्टिन है तो दूसरे में कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो सच बाइंडिंग इज नोन एज हेटेरोफिलिक बाइंडिंग। और ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसमें एक कंजर्व्ड लेक्टिन डोमेन मौजूद होता है, पाया जाता है। अब ये जो लेक्टिन डोमेन है, अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, विजिट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ क्या रहे हैं इतना तो ध्यान है ना, सेलेक्टिन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लेक्टिन, लेक्टिन की वजह से ही उसका नाम भी आ रहा है। तो ये लेक्टिन डोमेन जो है वो दूसरी सेल के किसी स्पेसिफिक ऑलिगोसेकेराइड से जाके अटैच होता है। तो लेक्टिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली में ऑलिगोसेकेराइड से बाइंड करने वाले ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जनरली हम जानते हैं कि ऑलिगोसेकेराइड्स जो है वो सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। तो लेक्टिन अगर हम बात करें कि किस तरह के फूड सोर्स में पाया जाता है, तो जैसे ग्राम हो गया, चना या पल्सेस जितने भी हैं, दालें वगैरह जितनी भी, उनमें लेक्टिन की मात्रा जो है वो भरपूर होती है। तो अगर कोई ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है चना, छोला, राजमा, दाल, ये सारी चीज़ें, तो इसका मतलब कि लेक्टिन का इंटेक उसमें ज़्यादा है। और ये लेक्टिन्स क्या करते हैं? दे बाइंड टू द ऑलिगोसेकेराइड ऑन द सेल, जो सेल सरफेस रिसेप्टर है। इंटेस्टाइन की लाइनिंग की सेल्स के ऑलिगोसेकेराइड से जब ये लेक्टिन ज़्यादा बाइंड कर जाते हैं तो उससे फिर डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा चना, छोला, राजमा, दाल ये सब अगर थोड़ा हैवी कर लेगा तो फिर पेट प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा वो चीज़, और दिक्कत होगी, पेट खराब भी हो सकता है। तो एक चीज़ ये होगी, थोड़ा एडिशनल पॉइंट इसका। अब दूसरी बात ये है कि इसको भी एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम चाहिए, जस्ट लाइक कैडहेरिन, टू फंक्शन इन सेल एडेशन, यानी कि सेलेक्टिन को भी कैल्शियम चाहिए अपनी फंक्शनिंग के लिए। 3 टाइप्स के सेलेक्टिन्स हैं कम से कम जो जाने गए हैं, और भी इससे ज़्यादा भी होती है वैरायटी, लेकिन इसमें 3 मेन टाइप्स जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं। एल सेलेक्टिन, एल स्टैंड्स फॉर ल्यूकोसाइट, पी सेलेक्टिन प्लेटलेट्स, और ई सेलेक्टिन एंडोथेलियल सेल्स, वही जो ब्लड वेसल को लाइन कर रही हैं। तो ये 3 टाइप के सेलेक्टिन्स। अगला जो है सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, दैट इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली मॉलिक्यूल्स। ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल सेल एडेशन करते हैं। तो ये भी सेल सेल एडेशन ही कर रहे हैं, सेल मैट्रिक्स एडेशन वाला अभी तक नहीं आया है एक भी। ये भी सेल से सेल को जोड़ेंगे, लेकिन कैल्शियम पे इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं कैल्शियम की। और इसके जो मेंबर्स हैं, आईजी सुपर फैमिली के मेंबर्स जो हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक दोनों टाइप का एडहेशन शो करते हैं। जबकि कैडहेरिन जो है वो होमोफिलिक कर रहा था, सेलेक्टिन हेट्रोफिलिक कर रहा था। यहाँ दोनों तरीके का हमको देखने के लिए मिलता है। और इनको आईजी सुपर फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक या एक से ज़्यादा कॉपीज़ जो हैं
आईजी डोमेन की या इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन की प्रेजेंट होती है कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, और ये आईजी डोमेन ही बेसिकली बाइंडिंग के लिए काम आती है। इसके जो 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो हैं आई कैम, वी कैम और एन कैम। तो आई स्टैंड्स फॉर इंटरसेल्यूलर, वी फॉर वैस्कुलर, एन फॉर न्यूरल। कैम का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, सेल एडेशन मॉलिक्यूल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हो गए। अब इसमें आई कैम और वी कैम जो है ये जब एंडोथेलियल सेल्स पे मौजूद होते हैं तो हेटेरोफिलिक बाइंडिंग को मीडिएट करते हैं। किससे? इंटेग्रिन्स प्रेजेंट ऑन WBCs। ध्यान दीजिएगा, ये आई कैम वी कैम है क्या? ये आईजी सुपर फैमिली के मेंबर हैं। इनका काम है एक सेल से दूसरी सेल को अटैच करना। तो एंडोथेलियल सेल्स जो ब्लड की वेसल को लाइन कर रही हैं और WBCs, इन दोनों को आपस में इन्हें अटैच करना है। तो ये तो आईजी सुपर फैमिली के हो गए, और WBC के किस मॉलिक्यूल से ये जुड़ रहे हैं? इंटीग्रिन से। तो खुद आईजी सुपर फैमिली के हैं और जुड़ रहे हैं इंटीग्रिन से, तो हो गई हाइड्रोफिलिक बाइंडिंग। जो डायपेडेसिस की प्रोसेस हमने ऊपर थोड़ा सा हिंट दिया था आपको, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले WBC को एंडोथेलियल सेल से अटैच होना पड़ेगा, तब बोन के बीच से होती हुई टिश्यू में निकलेगी। एन कैम जो होता है तीसरे टाइप का, न्यूरल वाला, ये कई तरीके की सेल टाइप्स में पाया जाता है, एक्सप्रेस होता है, और ये होमोफिलिक बाइंडिंग को मीडिएट करता है। तो ध्यान रखिएगा, आई कैम वी कैम हेटेरोफिलिक बाइंडिंग करते हैं और एन कैम जो है वो होमोफिलिक बाइंडिंग करता है। तो दोनों टाइप की बाइंडिंग हमने देख ली। अब आते हैं इंटीग्रिन्स पे, जो हमने अभी यहाँ दिखाया आपको, WBC इंटीग्रिन एक्सप्रेस कर रही हैं। तो इंटीग्रिन्स क्या हैं? तो इंटीग्रिन्स जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मेन सेल मैट्रिक्स एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी तक हमने जो 3 पढ़े वो सेल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल थे, ये वाला सेल मैट्रिक्स एडहेशन मॉलिक्यूल है। इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं, दो, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होगा इसमें, 2 प्रोटीन सब यूनिट्स हैं इसमें, अल्फा और बीटा, जो कि एक दूसरे से नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होती हैं। तो नॉन कोवेलेंटली एसोसिएट होने का मतलब है कि यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं होगा। डाइसल्फाइड जहाँ भी बनेगा वो तो कोवेलेंट इंटरेक्शन हो गया। तो नॉन कोवेलेंटली ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती हैं। और इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है सेल से मैट्रिक्स को एडहेयर कराना। तो सेल के अंदर हम जान रहे हैं एक्टिन साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इस एक्टिन साइटोस्केलेटन ऑफ अ सेल से बहुत सारे जो बाहर मैट्रिक्स में जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मौजूद हैं उनको आपस में लिंक कराने का काम इंटीग्रिन्स करते हैं। अब जो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है इनका इंटीग्रिन्स का, ये भी डायरेक्टली एक्टिन साइटोस्केलेटन से एसोसिएट नहीं हो पाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कैडरिन के मामले में भी हमने देखा था कि वहां पे भी एक्टिन या इंटरमीडिएट फिलामेंट से डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे भी इंटीग्रिन का डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं होगा, एडाप्टर प्रोटीन्स चाहिए होंगी। तो वहां पे एडाप्टर प्रोटीन्स हमने अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, विनकुलिन, प्लेकोग्लोबिन, ये सब देखी। और यहाँ पे थोड़ी सी वेरी भी कर रही हैं, जैसे एक टैलिन आ गई, अल्फा एक्टिनिन तो है ही है, विनकुलिन भी है। तो टैलिन के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये जो एडाप्टर प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगी? ये एक्टिन फिलामेंट से इंटरैक्ट करेंगी, और ये एक्टिन फिलामेंट है सेल में, और बाकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है इंटीग्रिन का वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के किसी कंपोनेंट से जुड़ेगा। जाके किससे जुड़ेगा अभी हम देख लेंगे। तो देखिए उसको, जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है इंटीग्रिन का वो बाइंड करता है ऐसे मॉलिक्यूल से जैसे फाइब्रोनेक्टिन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिनोजेन हो गया, देन वी हैव कोलेजन। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं? दे आर बीइंग फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ECM में मौजूद हैं ये। अब ये जो इंटीग्रिन अपने लिगैंड से बाइंड कर रहा है, यानी कि इन मॉलिक्यूल से जब बाइंड कर रहा है, तो
इसके लिए भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइवेलेंट कैटायंस चाहिए, जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो यहाँ सिर्फ कैल्शियम पर डिपेंडेंसी नहीं है, मैग्नीशियम से भी काम चल सकता है, लेकिन हाँ डाइवेलेंट कैटायन की रिक्वायरमेंट है। अभी तक हमने सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली देखी जहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए। अब ये पॉइंट है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, ना याद रहे ये पॉइंट तो भी अच्छा है, लेकिन अगर मालूम रहे तो और अच्छा है। कुछ इंटीग्रिन्स ऐसे होते हैं जो सेल्स को एक दूसरे से बाइंड कर सकते हैं, और जब ऐसा ये करेंगे तो वो हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन होगा, खैर उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहीं पे ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है कि मोस्ट इंटीग्रिन्स मीडिएट अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, क्योंकि पहली लाइन में ही हमने पढ़ा कि इंटीग्रिन्स का मेन काम क्या होता है, सेल से मैट्रिक्स को या सेल को मैट्रिक्स से या ईसीएम से अटैच कराना। तो ये मेन काम है। ये सेल से सेल को अटैच करने के लिए तो हमारे पास कैडरिन, सेलेक्टिन, आईजी सुपर फैमिली ये सब हैं ही हैं, लेकिन ये भी कभी कभी कर देता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर ईसीएम से अटैच करना है तो ईसीएम के बारे में भी हमको जानना होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है एनिमल्स का, ये दो मेन कंपोनेंट्स इसके होते हैं। पहला कंपोनेंट तो होता है सिक्रीटेड प्रोटीन्स। सिक्रीटेड प्रोटीन्स का मतलब क्या हो गया, ऐसी प्रोटीन्स जिनको मैट्रिक्स में पाई जाने वाली कुछ सेल्स सिक्रीट कर रही होंगी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल होती है वो फाइब्रोब्लास्ट होती है, जो कि फाइब्रोनेक्टिन या इलास्टिन फाइबर्स इनको भी सिक्रीट करती है। दूसरा कंपोनेंट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का होता है पॉलीसेकेराइड। तो प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड से मिलके एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स तैयार होता है, या हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली तैयार होता है। अब इस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का काम क्या होता है, ये फिल करेगा स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, सेल्स और टिश्यूज को इकट्ठा रखने में इसका काम है। पाया सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। तो फाइनली हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ईसीएम आर कंपोज्ड ऑफ टफ फाइब्रस प्रोटीन्स embedded in a gel-like polysaccharide ground substance। तो जो मैट्रिक्स है वो बनाने की जिम्मेदारी पॉलीसेकेराइड की है, और उस मैट्रिक्स में कई जगह ये फाइब्रस प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड होती हैं। तो एक सेकंड है ना, हाँ बाबू, हेलो, तो उठाओ फोन, तो आवाज भी नहीं आती है, एक सेकंड रुको। हाँ बोलो बोलो। बाबू अभी हम क्लास ले रहे हैं, अभी हम करते हैं तुमको। हाँ अभी हम करते हैं। आवाज आ रही है मेरी अब? जी सर आ रही है। ठीक है। तो मेन जो हमने देखा क्या, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स किस चीज़ का बना है, टफ फाइब्रस प्रोटीन का और पॉलीसेकेराइड। अब स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। तो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में कौन सी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, कोलेजन और इलास्टिन्स, ये बहुतायत में पाई जाती हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। तो मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कौन, कोलेजन। कोलेजन ही सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है जो कि एनिमल टिश्यू में पाई जाती है, ये आप लोग पहले से जानते होंगे। इलास्टिन जो है उसका काम क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स तैयार करना कनेक्टिव टिश्यू में, और इन इलास्टिक फाइबर से एक इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ दोनों मिलता है मैट्रिक्स को। सेकेंड नंबर पे आता है प्रोटियोग्लाइकन्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स इन दोनों का जो कॉन्जुगेशन है, ये इसके एग्जाम्पल से हमारे पास कुछ हेपेरन सल्फेट,
कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट जो कि कार्टिलेजेस में काफ़ी पाया जाता है, कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं बेसिकली ये हैं क्या, दे आर दिस सब क्लास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन एक बड़ा टर्म हो गया, उसका एक सब क्लास जो है वो प्रोटियोग्लाइकन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जहां पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब क्यों ये सब क्लास हैं, क्योंकि प्रोटियोग्लाइकेंस में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होते हैं ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस। इसका मतलब कि यहाँ पे प्लेन या सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसमें अमीन ग्रुप अटैच्ड होगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस या शॉर्ट में गैग्स कह देते हैं। और ये इनका नेचर क्या होता है, दे आर पॉलीसेकेराइड इन नेचर। क्योंकि सेल सरफेस रिसेप्टर की जब हम बात करते थे तो वहाँ पे हम जानते हैं कि दे आर मोस्टली ऑलिगोसेकेराइड इन नेचर, लेकिन यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकेंस जो है वो पॉलीसेकेराइड नेचर के होते हैं। जितने भी ये गैग्स हैं या ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस हैं ये सभी कोवेलेंटली अटैच होते हैं प्रोटीन से, तभी वो प्रोटियोग्लाइकन बना पाएंगे। ठीक है, फॉर्मिंग प्रोटियोग्लाइकेंस एक्सेप्ट हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो प्रोटीन से अटैच नहीं होता है, ये इंडिविजुअली पड़ा रहता है इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब ये जो गैग्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डाइसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड बनाने के कई तरीके हैं, या तो रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आप उसमें लगा दीजिए, जैसे सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स ग्लूकोज हो गई। लेकिन यहां पे अलग तरीके से पॉलीसेकेराइड बन रहा है, रिपीटिंग यूनिट्स क्या है, डाइसेकेराइड है। तो ये बात आपको थोड़ा सा एम्फेसिस करना है, इस पर ध्यान रखना है। अब ये जो डाइसेकेराइड है ये कैसे तैयार हो रहा है, इस डाइसेकेराइड में एक जो सब यूनिट होगी वो एसिडिक शुगर होगा और दूसरी सब यूनिट जो होगी उसमें एमिनो शुगर होगा। तो ये डाइसेकेराइड हो गया एक एसिडिक शुगर और एमिनो शुगर से मिलके, और एन यानी कि कई सारे इसके रिपीटेशंस होंगे तो गैग जो है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एसिडिक शुगर का एग्जाम्पल हमारे पास ग्लूकुरोनिक एसिड है, तो या तो ग्लूकुरोनिक एसिड प्रेजेंट होगा या आइडुरोनिक एसिड प्रेजेंट होगा। एमिनो शुगर में या तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन प्रेजेंट होगा या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन प्रेजेंट होगा। तो कोई भी एक आ सकता है यहाँ पे और उससे डाइसेकेराइड तैयार हो जाएगा, और वही यूनिट बार बार रिपीट करेगी तो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन तैयार हो जाएगा। ये जो गैग्स होते हैं ये हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 4 मेन ग्रुप्स हैं गैग्स के, और वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ऊपर हमने 2 एग्जांपल्स भी उसी में से दिया था। पहला ग्रुप है हाइल्यूरोनन, ये सबसे सिंपलेस्ट गैग्स होते हैं। फिर दूसरा जो ग्रुप है उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और डरमेटन सल्फेट इंक्लूड हो जाते हैं। तीसरा जो ग्रुप है उसमें हेपैरन सल्फेट और हेपैरिन इंक्लूड हो जाता है जो कि एंटी कोगुलेंट है, ब्लड एंटी कोगुलेंट। चौथा जो ग्रुप है उसमें केराटिन सल्फेट, तो केराटिन प्रोटीन से एसोसिएट होते हैं यहाँ पे गैग्स। अब ये जो ग्रुप है ग्रुप 2, 3 और 4, दे आर लिंक्ड टू प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस। लेकिन जो ऊपर वाला है हाइल्यूरोनन, ये आपने देख ही लिया ऊपर, हाइल्यूरोनिक एसिड कहाँ गया, ये वाला हाइल्यूरोनिक एसिड, इसमें प्रोटीन्स जो है वो कोवेलेंटली अटैच नहीं होते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ और क्लियर हो गई। सिंपलेस्ट गैग इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी प्रोटीन से ये अटैच्ड नहीं है। बाकी नीचे वाले जो ग्रुप्स हैं वो एसोसिएटेड हैं प्रोटीन से, फॉर्मिंग प्रोटियोग्लाइकेंस। अब आते हैं एडहेशन प्रोटीन्स पे। तो एडहेशन प्रोटीन्स भी मैट्रिक्स में पाई जाती हैं, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। जैसे एग्जांपल हमारे पास लेमिनिन्स का है और फाइब्रोनेक्टिन्स का है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एडहेशन प्रोटीन्स का मेन काम क्या होता है कि ये मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ेंगी और साथ ही साथ मैट्रिक्स को सेल सरफेस से जोड़ेंगे। तो मैट्रिक्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना और मैट्रिक्स को
या मैट्रिक्स के उन कंपोनेंट्स को सेल से जोड़ना, ये इन एडेशन प्रोटीन्स का काम होता है। लैमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन और भी हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स में आएंगी। अब इसको एक एक करके अगर हम डिस्कस कर लें, जैसे लैमिनिन्स की अगर हम बात करें तो लैमिनिन्स जो होती हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। भाई मैट्रिक्स में है तो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगी। हेटेरोट्राइमेरिक यानी कि 3 सब यूनिट से मिलके ये लैमिनिन प्रोटीन तैयार होती है, अल्फा, बीटा और गामा। हेटेरो इसलिए क्योंकि तीनों सब यूनिट्स अलग अलग हैं। अब ये तीनों चेन्स जो हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन, हर एक चेन लगभग 1500 एमिनो एसिड रेसिड्यू से बनी होती है। अल्फा सब यूनिट या अल्फा चेन की बात करें तो ये 5 अलग अलग टाइप्स की होती है, बीटा सब यूनिट 4 अलग अलग टाइप्स की होती है और गामा सब यूनिट 3 अलग अलग टाइप्स की होती है। किसी एक लैमिनिन को बनाने के लिए एक एक इसमें से उठा के बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, चूंकि वैरायटी है इंडिविजुअल सब यूनिट्स में, तो जो लैमिनिन्स बनेंगी उनमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, बहुत वैरायटी ऑफ लैमिनिन्स तैयार हो सकती हैं बाय द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सब यूनिट्स। तो यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये जो 3 सब यूनिट्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, दे असेंबल इन वेरियस कॉम्बिनेशंस बाय ट्राइसल्फाइड बॉन्ड, और इससे होता ये फायदा है कि इट गिव्स राइज टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ लैमिनिन्स, और ये वैरायटी जो है वो टिश्यू स्पेसिफिक होती है, किस टिश्यू में कौन सा बनना है तो उसमें उसी हिसाब से कौन सी अल्फा, कौन सी बीटा, कौन सी गामा सब यूनिट जुड़नी है वो जुड़ेगी। अब ये जो अल्फा चेन है, इस अल्फा चेन में एक ग्लोब्यूलर डोमेन होता है जिसको हम LG डोमेन कहते हैं। L स्टैंड्स फॉर लैमिनिन एंड G फॉर ग्लोब्यूलर, ठीक है। तो ये LG डोमेन इसमें प्रेजेंट होता है, लगभग 5 LG डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम डायग्राम में उसको देख लेंगे। LG डोमेन, ये LG डोमेन करता क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट से अटैचमेंट कराता है लैमिनिन का इन अ कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर। तो आपको अब ये समझ आ जाना चाहिए कि कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है सेल सेल एडेशन के लिए, सेल मैट्रिक्स एडेशन के लिए। और इसी वजह से जो बोन है, कार्टिलेज है, ये चूंकि कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से इनमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ताकि ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट की जा सकें। तो LG डोमेन क्या करेगा, लैमिनिन को स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट से अटैच कराएगा इन अ कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर। लैमिनिन का की रोल क्या होता है, की रोल यानी कि मेन जो उसका काम है वो है ऑर्गेनाइजिंग एंड एस्टेब्लिशिंग बेसल लेमाइना। बेसल लेमाइना का ब्रीफ हमने आपको दिया था सेल जंक्शन जब बता रहे थे, तो उसमें हेमिडेस्मोसोम जब हमने आपको बताया था तो बताया था कि एपिथेलियल जो शीट है वो बेसल लेमाइना के ऊपर ही रेस्ट करती है, और उस एपिथेलियल सेल को बेसल लेमाइना से अटैच करने का काम हेमिडेस्मोसोम्स करते हैं। इस बेसल लेमाइना को पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता था, लेकिन अब मॉडिफाइड टर्म बेसल लेमाइना इस्तेमाल किया जाता है। तो लैमिनिन का प्राइमरी रोल क्या है, सेल मैट्रिक्स अटैचमेंट, लेकिन इसके अलावा कुछ एडिशनल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी लैमिनिन्स परफॉर्म करती हैं, जैसे कि प्रोमोटिंग सेल ग्रोथ एंड माइग्रेशन। सपोर्ट मिलेगा सेल को तभी तो वो ग्रो करेगी, चलती फिरती तो ग्रो नहीं करेगी। ट्यूमर की ग्रोथ को भी ये, भाई सेल ग्रो कर रही है तो ट्यूमर भी ग्रो कर सकता है। नर्व के रीजनरेशन में रोल प्ले करता है, ऑल्दो रीजनरेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं होता, बहुत ही मिनिमलिस्टिक होता है, लेकिन उसके लिए ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन वोन रिपेयर, ऑफ कोर्स वोन चोट चपेट लग गई तो वहाँ पे नए टिश्यूज फॉर्म होने, नई सेल्स आनी है, तो वहाँ पे भी ये सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के एडेशन प्रोटीन की, दैट इज़ फाइब्रोनेक्टिन। लैमिनिन की बात हमने कर ली। फाइब्रोनेक्टिन जो होता है ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स, और ये डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डाइमर के फॉर्म में। अब इस डाइमर को बनाने वाली
जो दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स हैं या जो दोनों मोनोमर्स हैं वो नियरली आइडेंटिकल होते हैं, पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि दोनों मोनोमर्स जो हैं उनको कोड करने वाली जीन तो एक ही होती, सिंगल जीन से इनकोड हो रही हैं ये दोनों मोनोमेरिक प्रोटीन्स या मोनोमेरिक पॉलीपेप्टाइड्स, लेकिन अंतर आ जाता है बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। व्हाट इज ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग? कोई बताएगा? हम बता चुके हैं, पिछले साल आप लोग पढ़ चुके हैं, हम ही ने पढ़ाया है। व्हाट इज ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग? नहीं याद आ रहा? ठीक है, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो होती है, आपको याद होगा जब mRNA मैच्योर होता है तो एक्सॉन्स इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। अगर एक्सॉन्स को जोड़ने के सीक्वेंस में कुछ चेंज हुआ तो वो हो जाएगी ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, और एक्सॉन के सीक्वेंस अगर चेंज हो जाएंगे तो उससे जो प्रोटीन बनने वाली होगी उसमें भी कुछ वेरिएशन आ जाएगा। तो इसी मैकेनिज्म से ये मोनोमर्स एक दूसरे से थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है दे आर नियरली आइडेंटिकल। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, तो ये दोनों मोनोमर्स जो है वो नियरली आइडेंटिकल हैं बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, और ये दोनों मोनोमर्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं बाय अ पेयर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एट सी टर्मिनल। कैडरिन में भी हमने देखा था सी टर्मिनल पे ही बाइंडिंग हो रही थी। हर एक चेन यहाँ पे 2500 एमिनो एसिड लॉन्ग होती है, जबकि ऊपर हमने देखा लैमिनिन में 1500 एमिनो एसिड अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे 2500 एमिनो एसिड लॉन्ग होती है, एंड दिस चेन इज फोल्डेड इनटू मल्टीपल डोमेन्स। कई डोमेन्स में ये, कैडरिन में भी हमने 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन देखे ही थे, तो यहाँ पे भी कई डोमेन्स जो है वो तैयार होते हैं, और हर एक डोमेन जो है वो अलग अलग या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या पर्टिकुलर सेल से बाइंड करता है। तो कई डोमेन होने के ये फायदे हैं। डोमेन का मतलब आप ये समझ लीजिए, इन जनरल किसी भी प्रोटीन में अगर डोमेन की बात हो रही है तो डोमेन बनाने के लिए जो रेंज है एमिनो एसिड की वो होती है 500 टू 200 एमिनो एसिड्स। 50 से लेके 200 एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलके एक डोमेन बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2500 एमिनो एसिड लॉन्ग है, तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम जो लेंथ है डोमेन की वो भी आप ले लें 200, तो लगभग 12-13 डोमेन तो बन ही जाएंगे, तो मल्टीपल डोमेन्स तैयार हो जाते हैं। अब ये इंडिविजुअल जो चेन्स हैं, 2 चेन्स हमने बताई, तो हर एक चेन जो है, एक सेकेंड, अब ये लॉक हो गया आज, कल कुछ और लॉक हुआ था। एक सेकेंड, तो लेट मी सी, हाँ, तो हर एक चेन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रोनेक्टिन रिपीट्स। हर एक चेन, ध्यान रखिएगा, 2 चेन्स हैं तो हर एक चेन में 3 तरीके के फाइब्रोनेक्टिन रिपीट्स होते हैं, FN1, FN2 और FN3। अब ये जो FN1 है ये, इसकी संख्या होती है 12, तो 12 फाइब्रोनेक्टिन टाइप 1 रिपीट्स। FN2 की संख्या जो होती है वो 2 होती है। FN3 की संख्या जो है वो 15 से 17 के बीच में रेंज या वेरी कर सकती है। FN1 जो रिपीट्स,
या इन तीनों में फिर डिफरेंस क्या है इन तीनों रिपीट्स में, तो वो अगर हम देख लें, FN1 में जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो 40 एमिनो एसिड रेसिड्यूज की बनी होती है, और एक रिपीटिंग यूनिट में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। FN2 की अगर हम बात करें तो यहां पे जो रिपीटिंग यूनिट है वो 60 एमिनो एसिड रेसिड्यूज की बनी होती है, और इसमें भी 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, बट दीज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर इंट्रा चेन, चेन के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो दूसरी चेन से एसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड सेम चेन में रहेंगे। टाइप 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट है वो 90 एमिनो एसिड रेसिड्यूज की होती है, और यहाँ पे कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन किसी एक चेन में ये तीनों ही रिपीटिंग यूनिट्स FN रिपीट्स जो है वो मौजूद होंगे। अभी डायग्राम से समझ में आएगा आपको, चलो दिखा देते हैं उसको। यहाँ पे देखो, पहले लैमिनिन का देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। लैमिनिन में हमने बताया था आपको 3 सब यूनिट्स अल्फा, बीटा और गामा होती थी। अब ये जो अल्फा, बीटा, गामा है ये स्पेसिफिक इलाके में कॉइल हो जाती हैं इन एन अल्फा हेलिकल रीजन, तो 3 स्ट्रैंड कॉइल ये तैयार होता है। इसके अलावा लैमिनिन में हमने आपको जो ग्लोबुलर डोमेन बताया था, या ग्लोबुलर रीजन LG डोमेन जिसको कह रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LG 1 2 3 4 5, तो 5 LG डोमेन है लैमिनिन में। LG 1 से लेके 3 जो है वो इंटीग्रिन से बाइंड करता है, और जो LG 4 LG 5 है ये प्रोटियोग्लाइकन से बाइंड करता है। एग्जाम्पल इसका अल्फा डिस्ट्रोग्लाइकन है। तो इस तरह से ये लैमिनिन का हो गया स्ट्रक्चर। फाइब्रोनेक्टिन का भी देख लेते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अब फाइब्रोनेक्टिन में आप देखिए, यहाँ पे कलर उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। फाइब्रोनेक्टिन की एक अलग इमेज भी हमने नीचे अटैच की है, वो हम शेयर कर देंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसको बहुत इलाबोरेट अभी नहीं करेंगे, यहाँ से ही समझ लीजिए। ये जो थोड़ा सा लाइट कलर का है वो FN1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक FN1 रिपीट है। ये डार्क कलर का जो हो गया, कितने हो जाएंगे डार्क कलर, FN2 के 2 थे, ये दोनों हो गए, ये वाले थोड़ा सा पीला वाला ऊपर नीचे कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे FN1 आ गया। फिर यहाँ पे लाइट वाले जो हैं वो क्या है, FN3। FN3 जो था वो 15 से 17, तो यहाँ पे काउंट करिएगा बैठ के। और फिर यहाँ पे FN1 आ गया। तो सीक्वेंस नहीं है कि 1 के बाद 2 के बाद 3 ऐसे आएगा, नहीं, सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये तीनों मिल के और एक चेन तैयार करेंगे। तो एक चेन ये हो गई ऊपर वाली। दूसरी चेन जब हम देख रहे हैं तो हमको ये कुछ अलग सा दिख रहा है, ये वाला भी अलग दिख रहा है। ये क्या है, दे आर कॉल्ड एज E3A E3B। ये जो डोमेन्स तैयार हो रहे हैं, ये डोमेन तैयार हो रहे हैं, या ये वाला भी अगर हम बात कर लें, ये कनेक्टिंग सेगमेंट है 3CS। ये जो डोमेन्स हैं E3A E3B या 3CS, ये डोमेन्स तैयार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। और इसी वजह से ये ऊपर की चेन नीचे की चेन, या ऐसे कहें नीचे की चेन ऊपर की चेन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसीलिए ये दोनों चेन्स नियरली आइडेंटिकल हैं, पूरी तरह से नहीं। अब आते हैं वापस से टेक्स्ट में। तो फाइब्रोनेक्टिन का मेन काम क्या है, सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच कराना। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में किस चीज से अटैच कराएंगे, तो ECM के जो कंपोनेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के, पर्टिकुलरली कोलेजन। इसके अलावा प्रोटियोग्लाइकन से अटैच कराना। इसके अलावा जो सेल सरफेस एडेशन मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि इंटीग्रिन, इससे अटैच कराना। ये सब कराने की जिम्मेदारी फाइब्रोनेक्टिन की है। तो कोलेजन से अटैच कराना, प्रोटियोग्लाइकन से अटैच कराना, इंटीग्रिन से अटैच कराना मैट्रिक्स को, ठीक है। अब ये देखिए,
इंटीग्रिन से जो अटैचमेंट होता है फाइब्रोनेक्टिन का, उसके लिए फाइब्रोनेक्टिन पे ये स्पेसिफिक ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस मौजूद होना चाहिए, आर्जिनिन ग्लाइसिन एस्पार्जिन, आरजीडी सीक्वेंस जिसको हम कह रहे हैं। ये सीक्वेंस फाइब्रोनेक्टिन पे जब होगा तभी वो इंटीग्रिन से अटैच हो पाएगी। और किस टाइप के फाइब्रोनेक्टिन पे ये सीक्वेंस होना चाहिए? टाइप 3 फाइब्रोनेक्टिन। रिपीट, this RGD sequence present on type 3 fibronectin is required for integrin binding। तो ये बात क्लियर हो गई, और इसकी वजह से सेल एडेशन होगा विद द मैट्रिक्स। फाइब्रोनेक्टिन का मेन काम क्या है? सेल एडेशन, ग्रोथ, माइग्रेशन और सेल डिफरेंशिएशन, इन प्रोसेस में प्रोसेसेस को असिस्ट करना। अब फाइब्रोनेक्टिन भी हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक तो सॉल्यूबल प्लाज्मा फाइब्रोनेक्टिन और दूसरा इनसॉल्यूबल सेल्यूलर फाइब्रोनेक्टिन। तो प्लाज्मा फाइब्रोनेक्टिन जो होगा वो सॉल्यूबल होगा, सेल्यूलर फाइब्रोनेक्टिन जो होगा वो इनसॉल्यूबल होगा। प्लाज्मा में जो फाइब्रोनेक्टिन होता है वो ब्लड प्लाज्मा का मेजर प्रोटीन कंपोनेंट होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन मतलब ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वैसे तो एल्बुमिन भी पाई जाती है, लेकिन एल्बुमिन की सिंथेसिस करने की जिम्मेदारी जो है वो तो लिवर की है। यहाँ पे ये फाइब्रोनेक्टिन्स तो ब्लड प्लाज्मा में ही रहेंगे, एल्बुमिन रहेगा, एल्बुमिन बाकी सेल्स ले लेंगी, लेकिन फाइब्रोनेक्टिन ब्लड प्लाज्मा से निकल के किसी सेल में नहीं घुसना है। बना कौन रहा है? लीवर ही बना रहा है जो एल्बुमिन को बना रहा था। Albumin will be uptaken by other cells as well, but the fibronectin will remain in blood plasma. अब सेलुलर फाइब्रोनेक्टिन की बात करें जो कि इनसॉल्युबल होता है, तो ये कई टाइप्स की सेल्स जो है सिक्रीट करती हैं, लेकिन मोस्टली फाइब्रोब्लास्ट इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा करती है। जब ये सिक्रीट होते हैं तो ये सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, यानी कि डाइमर के फॉर्म में होते हैं। बाद में ये इकट्ठा होते हैं, असेंबल हो जाते हैं और एक इनसॉल्युबल मैट्रिक्स तैयार कर देते हैं, इसीलिए ये इनसॉल्युबल सेलुलर फाइब्रोनेक्टिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये डायग्राम हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इसके बाद सब डायग्राम ही डायग्राम है, तो कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी हम आपको दे देंगे, इसी पीडीएफ में है ही है, उसको आपको देखना है और समझना है फॉर फर्दर एडिशनल अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये डायग्राम जो है ये बेसिकली किसका है? ये सेलेक्टिन का है, तो पी सेलेक्टिन का यहाँ पे डायग्राम ले लिया। इसमें अगर आप देखें तो ये क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया पी सेलेक्टिन का। इस एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में एक EGF लाइक डोमेन भी प्रेजेंट है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और सबसे टिप पे इसके लेक्टिन डोमेन प्रेजेंट है। जो साइटोसोलिक डोमेन है इस सेलेक्टिन का वो एंकर प्रोटीन से एसोसिएटेड है, या एडाप्टर प्रोटीन इसको हम कह सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, विनकुलिन, प्लेकोग्लोबिन, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन। ये एडाप्टर प्रोटीन जो है फिर फर्दर एक्टिन फिलामेंट से एसोसिएट होंगे। तो बाहर ये एसोसिएट हो रहा है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से बाय द हेल्प ऑफ इट्स लेक्टिन डोमेन, और अंदर जो है ये साइटोस्केलेटन यानी कि एक्टिन से एसोसिएट हो रहा है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं। ये ब्लड वेसल है, ये पूरी, ठीक है ना, पूरी ये ब्लड वेसल है। इसके अंदर ये इसका लूमेन है, खाली स्पेस है। ये एंडोथीलियल सेल है जो ब्लड वेसल को लाइन कर रही है। इसमें वाइट ब्लड सेल जो है वो एसोसिएट हो रही है इस एंडोथीलियल सेल से, और रोलिंग मूवमेंट जो है वो शो कर रही है। तो जब तक ये रोलिंग मूवमेंट शो कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एसोसिएशन है एंडोथीलियल सेल और वाइट ब्लड सेल में ये रिलेटिवली वीक है। हमने आपको ऊपर इसका एग्जांपल बताया है डायग्राम बना के।
तो ये जो एसोसिएशन है ये सेल सेल एडहेशन है, लेकिन ये रिलेटिवली वीक टाइप का है। जब स्ट्रॉन्ग सेल सेल एडहेशन होगा तो क्या होगा, अब ये अंदर घुस जाएगी और अच्छे से अंदर इसमें से घुस के और निकल आएगी बाहर टिश्यू में। बताए ऊपर हम आपको कि इसी को डायपिडेसिस कहते हैं, यानी कमिंग आउट ऑफ और अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ द WBC फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू द टिश्यू इज नोन एज डायपिडेसिस। अब कौन जिम्मेदार है इसके लिए, ये डायग्राम आपके दिमाग में हो गया होगा। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ए वाले डायग्राम में सेलेक्टिन क्या है, अटैच हो रही है किससे, एक्टिन साइटोस्केलेटन से थ्रू अडाप्टर प्रोटीन्स। बी वाला डायग्राम यानी कि ये वाला जो है डायपिडेसिस वाला जो दिखाया जा रहा है, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन इसका आ रहा है कि हाउ सेलेक्टिन्स एंड इंटीग्रिन्स मीडिएट दिस सेल सेल एडहेशन रिक्वायर्ड फॉर अ वाइट ब्लड सेल टू माइग्रेट आउट ऑफ ब्लड स्ट्रीम इनटू टिश्यूज। तो पहले क्या होता है, सेलेक्टिन जो है एंडोथेलियल सेल्स पे जो मौजूद हैं वो ओलिगोसेकेराइड से बाइंड करती हैं, किसके, वाइट ब्लड सेल के। तो इससे क्या होता है, एक लूज अटैचमेंट हो जाता है बिटवीन द एंडोथेलियल सेल एंड द WBC। इसकी वजह से WBC रोल करती है वेसल के वॉल पे, फिर WBC एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट करती है एक सेल सरफेस इंटीग्रिन को, जिसको LFA1 कह रहे हैं। वो क्या करेगा, ये LFA1 इंटीग्रिन जो है वो ICAM1 प्रोटीन से बाइंड करेगा। तो ये IG सुपर फैमिली का है और ये ICAM1 एक्सप्रेस कहाँ हो रहा है, एंडोथेलियल सेल पे, हमने वहां पे भी बताया है आपको। जब ICAM और इंटीग्रिन आपस में एसोसिएट हो जाएंगी तो क्या होगा कि अब ये जो WBC है ये क्रॉल करेगी, यानी अमीबॉइड मूवमेंट शो करेगी और वेसल से बाहर निकल के टिश्यू में चली जाएगी। ठीक है, इस क्रॉलिंग की प्रोसेस के लिए एक और इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली मेंबर चाहिए, जिसको PECAM कह रहे हैं, या CD31 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 31। जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत टाइप के CD मॉलिक्यूल्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। अगर कहीं पढ़ा होगा तो आपने CD4 CD8 सेल्स पढ़ा है, ये टाइप्स ऑफ हेल्पर्स, टाइप्स ऑफ T सेल्स बताती हैं। अब कौन सी कौन है ये जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे, हेल्पर कौन है, सप्रेसर कौन है। और तो CD31 इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है WBC को क्रॉल कराने के लिए। ये जो डायग्राम है ये वही इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली का डायग्राम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोसोलिक डोमेन CC टर्मिनल और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में N टर्मिनल मौजूद है। IG लाइक डोमेन्स प्रेजेंट हैं, कुछ में फाइब्रोनेक्टिन टाइप 3 डोमेन्स भी एसोसिएट हो जाते हैं विद दी IG डोमेन। तो ये हमारा NCAM हो गया, ये NCAM हो गया और ये ICAM हो गया। अब इसका डिटेल आप पढ़ लेना। ये जो डायग्राम है ये बेसिकली इंटीग्रिन का हमने आपको एक बार को दिखा दिया। तो ये पूरा क्या है, ये एक इंटीग्रिन मॉलिक्यूल है, इसमें अल्फा सब यूनिट इसकी और ये लाइट ग्रीन में है बीटा सब यूनिट इंटीग्रिन का। इंटीग्रिन क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। जैसे फाइब्रोनेक्टिन एग्जांपल हम ले लें, येलो कलर वाली, अपने N टर्मिनल वाले रीजन से ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन से या फाइब्रोनेक्टिन से जुड़ा हुआ है। फिर इस इंटीग्रिन की जो बीटा सब यूनिट है, इस बीटा सब यूनिट का C टर्मिनल डोमेन टैलिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। टैलिन के ऊपर हमने ये गोल गोल बना दिया है पर्पल से। टैलिन एक एडाप्टर प्रोटीन है, क्योंकि ये इंटीग्रिन जो है वो डायरेक्टली एक्टिन फिलामेंट से एसोसिएट नहीं हो सकती, इसको चाहिए एक एडाप्टर प्रोटीन। तो वो एडाप्टर का रोल कर रहा है कौन, प्ले टैलिन। टैलिन से एसोसिएट हो गए। अब दिस टैलिन
is now associated with the actin filament by the help of another protein vinculin. विनकुलिन भी अडाप्टर प्रोटीन है और यहाँ पे ये रीइंफोर्समेंट का काम कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो एकदम जकड़ के रख रही है। तो रीइंफोर्सिंग एज वेल एज अडाप्टर प्रोटीन है ही है, एग्जाम्पल में हमने देखा। यहाँ सी टर्मिनल डोमेन ऑफ इंटीग्रिन पे एक और प्रोटीन जुड़ी है, किंडलिन। ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो इसके अटैचमेंट को रेगुलेट करती है कि सी टर्मिनल डोमेन कब टैलिन से एसोसिएट होगा, कब नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सारा इसका डिटेल स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर कह रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन। ये देखो एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इमेज ली गई है। इसमें आप देख सकते हैं एपिथेलियल सेल्स, ये एपिथेलियल सेल हो गई, ये सब एपिथेलियल सेल्स हैं। और ये शीट जो है ये नज़र आ रही है, देखो बिल्कुल लग रहा है जैसे चमड़े का पूरा शीट है कोई, ऐसा दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज बेसल लेमाइना, और इसी बेसल लेमाइना पे ये सेल्स जो है वो लाई कर रही हैं। ऑल्दो यहाँ से बहुत सारी सेल्स रिमूव कर दी गई हैं तब ये बेसल लेमाइना विजिबल हुआ है, अदरवाइज सेल्स जो है इसको घेरे रहती, इसी के ऊपर बैठी रहती। और इस बेसल लेमाइना के नीचे हमको कोलेजन के फाइबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बेसल लेमाइना के नीचे क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ईसीएम है, और फिर बेसल लेमाइना है, उसके बाद एपिथेलियल सेल्स की शीट है। तो ये सेम से लिया गया है। यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा। बेसल लेमाइना 3 तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकती है। मसल्स में अगर हम बात करें तो आप देखिए ये येलो वाला जो दिखाया जा रहा है ये बेसल लेमाइना है। ये चारों तरफ से मसल सेल को सराउंड कर रही है बेसल लेमाइना। एपिथेलियम की बात करें तो एपिथेलियम में बॉटम पे पाई जाती है। किडनी के ग्लोमेरुलस में अगर हम बात करें तो ये बीच में पाई जाती है। इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द सेल्स, ताकि जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, यानी कि एंडोथीलियल और एपिथेलियल, इन दोनों सेल्स के बीच में ये सैंडविच के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अब एंडोथीलियल किसका होगा, जाहिर सी बात है ग्लोमेरुलस का ही होगा, जो एफेरेंट आर्टेरियल आ रही होगी उसका। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस इफेक्टिव हो सके इसलिए ये यहाँ पे, तो अलग अलग अरेंजमेंट बेसल लेमाइना का डिपेंडिंग अपॉन द रोल इट प्लेज इन द पर्टिकुलर टिश्यू। तो ये भी आप देख लीजिएगा उसमें कुछ। फिर ये कोलेजन का स्ट्रक्चर है। कोलेजन भी हमने यहाँ पे दिखा दिया क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का बहुत सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसमें एक सिंगल अल्फा हेलिक्स दिखाई गई। एक्चुअली में कोलेजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रिपल हेलिकल होता है। तो ट्रिपल हेलिकल में यहाँ पे आप ग्रीन भी देख रहे हैं, ब्लू भी देख रहे हैं और रेड भी देख रहे हैं। ये तीनों ही अल्फा हेलिक्स हैं। ट्रिपल अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का होता है। उसमें से एक अल्फा हेलिक्स यहाँ पे निकाल दी गई, और यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ग्लाइसिन, फिर वाई, फिर एक्स, फिर ग्लाइसिन, फिर वाई, फिर एक्स, फिर ग्लाइसिन। तो इसका मतलब कि अल्फा हेलिक्स में हर तीसरा जो एमिनो एसिड रेसिड्यू है वो ग्लाइसिन है, और ये वाई और एक्स ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल ये कुछ भी नहीं होता है। ये एक्स जो है वो प्रोलीन होता है और वाई जो है वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है इन जनरल, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। तो ये कोलेजन का है, इसका डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स देखिए, ये एओर्टा का एक स्ट्रक्चर डायग्राम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, इमेज है, नॉट डायग्राम। एओर्टा डॉग का, एओर्टा आप जानते हैं हार्ट से जो लार्जेस्ट आर्टरी निकलती है उसको एओर्टा कहते हैं। और जब उसको और जूम करके ये 1 mm में देखा जा रहा है, नाउ दिस 100 माइक्रोमीटर्स का रेजोल्यूशन हो गया। तो ये इलास्टिक फाइबर्स कितना साफ साफ एकदम फाइबरस फॉर्म में ये नजर आ रहे हैं। तो जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, इलास्टिक फाइबर्स 2 कंडीशन में मौजूद हो सकते हैं। रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे तो इस तरह से कुछ नजर आएंगे, और जब स्ट्रेच हो जाएंगे तो इस तरह से फैल जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। देन वी हैव दिस, व्हाट इज दिस, ये तो हमने आपको दिखाया ही। लेमिनिन है, अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन,
कॉइल्ड डोमेन, उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे तो अलग अलग मेंशन कर दिया किससे बाइंड कर रहा है, इंटीग्रिन से, और ये डिस्ट्रोग्लाइकन यानी कि जो प्रोटीओग्लाइकन है परलिकैन से बाइंड कर रहा है। तो ये एलजी डोमेन है बेसिकली लेमिनिन का। और ये देखो कैसे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखता है, देखो ऐसे दिख रहा है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये, यू कैन कंपेयर दिस डायग्राम विद दिस और दिस, डिटेल है इसका। देन वी हैव दिस फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन में वही FN रिपीट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और भी प्रोटीन्स यहाँ पे मेंशन हैं, लेकिन जो टेक्स्ट में मेंशन है सिर्फ वही पढ़ना, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा है कंटेंट। ये देखो फाइब्रोनेक्टिन जो है वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में कैसा नज़र आता है। तो फाइब्रोनेक्टिन का फाइब्रिल्स में अरेंजमेंट कैसे होता है सेल सरफेस पे। देन वी हैव दिस टैलिन अडाप्टर प्रोटीन, देख लेना बस, बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं। फाइनली वी हैव दिस फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर्स को सिक्रीट करती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में वो कैसे नज़र आती हैं फाइब्रोब्लास्ट, इन्हीं से फाइबर निकल रहे हैं, और वो इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वही सिक्रीटेड प्रोटीन्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैम।